Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Hibanaz and I am your sociology educator. चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी, चैप्टर 2 है हमारा, फर्स्ट बुक इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी का। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चैप्टर अपना शुरू कर दिया था। इस चैप्टर को भी मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड करा है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने CUET एग्जामिनेशन का जो 2022 का पेपर था उसको एनालाइज करा तो हमने देखा कि इससे 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जिनका क्लियरिटी हमें होना चाहिए, क्योंकि उनसे सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे। तो आज मैं पार्ट 2 शुरू कर रही हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और कॉमन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसका पार्ट 1 डिस्कस करा था, तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे, हम आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले मैंने डिस्कस करा था डेमोग्राफी क्या है, ठीक है। तो डेमोग्राफी हमारा सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जो भी हमारा सोसाइटी का पॉपुलेशन है उसका हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि डेमोग्राफी के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। जो टाइप्स थे इसके 2 थे, एक हमारा फॉर्मल था, फॉर्मल डेमोग्राफी था, और दूसरा हमारा सोशल डेमोग्राफी था, ठीक है। तो फॉर्मल डेमोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मल डेमोग्राफी है उसमें हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं, काउंटिंग की बात करते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से याद रखना है। डेमोग्राफी 2 टाइप्स की होती है, एक फॉर्मल डेमोग्राफी होती है जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं। वो नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मेल पॉपुलेशन है ना, फीमेल पॉपुलेशन कितना है, वर्किंग पॉपुलेशन कितना है, डिपेंडेंसी पॉपुलेशन कितना है। तो जो भी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं वो हम बात करते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी में। जब मैं बात कर रही हूँ आपसे सोशल डेमोग्राफी की, तो सोशल डेमोग्राफी में हम कॉजेस और रीजंस की बात करते हैं। कॉजेज और रीजंस क्या हैं? जैसे अब हमने देखा कि टोटल पॉपुलेशन है, या हम देखते हैं कि इंडिया में जो बर्थ रेट है वो हाई है, तो उसके पीछे के कॉजेज हम देखेंगे कि बर्थ रेट हाई क्यों है ना। इसी तरह से मैं अगर आपसे कहती हूँ कि जो इंडियन पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो है उसमें फीमेल पॉपुलेशन कम है, मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसमें भी हम कॉजेज़ देखेंगे कि मेल पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है। तो 1-2 जैसे हमें पता है फैक्टर्स के, मेल चाइल्ड प्रेफरेंसेस रहते हैं घर में, है ना। या हम देखते हैं कि जो लोअर क्लास होता है उसमें अवेयरनेस नहीं होता है थोड़ा ज़्यादा कंपेयर टू रिच और अपर क्लास, तो वो लोग ज़्यादा कंसीव करते हैं, ज़्यादा प्रेगनेंसीज होती हैं, इसलिए बर्थ रेट भी उनका ज़्यादा होता है, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, या इंडिया का जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? सोशल डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। तो हमने समझा डेमोग्राफी है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें फॉर्मल डेमोग्राफी स्टैट्स, क्वांटिफिकेशन और नंबर की बात करती है। वहीं सोशल डेमोग्राफी जो है वो कॉजेज़ और रीजंस की बात करती है कि इनके पीछे के क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं और क्या रीजंस हैं, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था माल्थस थियरी, माल्थुसियन थ्योरी भी हमने पढ़ा था। तो माल्थुसियन थ्योरी में हमने 2 एलिमेंट्स की बात करी थी, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज, कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रो होता है, फास्ट ग्रो होता है, और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और किस तरह से इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस बनता है तो सोसाइटी में पॉवर्टी और हंगर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी थी प्रीवियस लेक्चर में। आप वो लेक्चर देखो कंटिन्यूटी में, फिर आगे का बहुत अच्छे से समझ में आएगा और रिलेट भी कर पाओगे। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है? एक मूवमेंट है ना, एक मूवमेंट है किस चीज़ का? पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन मूव करती है
अंडर डेवलप्ड से डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, कोई भी एक कंट्री या उसकी पॉपुलेशन किस तरह से अंडर डेवलप्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और फिर किस तरह से उसका ग्रोथ होता है, किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और डेवलप कंट्री की तरफ जाते हैं, है ना, या डेवलप पॉपुलेशन वो कहलाई जाती है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में 3 स्टेजेस हमें पढ़ने होते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारा होता है अंडर डेवलप्ड, सेकेंड स्टेज हमारा होता है डेवलपिंग एंड थर्ड स्टेज हमारा होता है डेवलप्ड। तो आज हम वही 3 स्टेजेस को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में कितने स्टेजेस होते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, या कौन सा स्टेज कौन सी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो वो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेज अंडर डेवलप को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड स्टेज हमारा डेवलपिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड स्टेज जो है हमारा वो डेवलप्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखिए, 3 स्टेजेस मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट स्टेज है हमारा अंडर डेवलप कंट्री, स्टेज 1 है, ये भी बताया मैंने आपको। अब ये क्यों है अंडर डेवलप्ड, इसका क्या रीज़न है? तो इसके 2 रीजंस हैं। इनका बर्थ रेट हाई है, ठीक है, इनके जो पॉपुलेशन का बर्थ रेट है वो हाई है, जो बर्थ है वो बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक, फिर डेथ रेट इज ऑल्सो हाई। अब क्या कह रहे हैं कि बर्थ रेट बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन इनका डेथ रेट भी हाई है। तो क्या हो रहा है कि जैसे एक फैमिली है, ठीक है, अब इसके 5 फैमिली मेंबर्स हैं, एग्जाम्पल से समझो। अब यहाँ पे 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हो गया, आपके 2 पेरेंट्स मदर और फादर, ठीक है, मदर एंड फादर, 4 लोग ये हो गए। 5 की जगह हम 6 मानते हैं और 2 चिल्ड्रन है इस फैमिली में, ठीक है। अब हमसे कोई पूछेगा टोटल फैमिली मेंबर्स, तो हम कितना बताएंगे? 6, है ना। अब तो ये हमारा टोटल पॉपुलेशन हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक, कंट्री को हमने फैमिली की तरह रिप्रेजेंट करा, हमने देखा 6 फैमिली मेंबर्स हैं हमारी, ये हमारा टोटल पॉपुलेशन है। अब बर्थ रेट मतलब कि 2 चिल्ड्रंस आए, है ना, बर्थ हुआ इन 2 चिल्ड्रन का। पहले ये कितने थे? 4 थे, अब बर्थ हुआ, 2 चिल्ड्रन आए तो क्या हो गया? 6 हो गए। लेकिन क्या हुआ, ये जो 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं इनका डेथ हो गया, ठीक, तो क्या हुआ, फिर ये 4 रह गए। मान लीजिए फिर इसमें से एक चिल्ड्रन का बर्थ फिर से हुआ, ठीक, फिर इंक्रीज हुआ, लेकिन इनमें से किसी का डेथ हो गया, मदर या फादर में से, तो फिर एक कम हो गया, एक प्लस हुआ, फिर एक माइनस हुआ। तो पॉपुलेशन कितना चल रहा है? 3 to 4 के बीच में चल रहा है, बढ़ ही नहीं रहा। जितने डेथ हो रहे हैं, जितना बर्थ हो रहा है उतना ही डेथ हो रहा है। तो पॉपुलेशन क्या है? लो है, पॉपुलेशन इज लो, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ, जो फर्स्ट स्टेज है, अंडर डेवलप स्टेज है, यहाँ पे बर्थ रेट बहुत हाई रहता है, ठीक है। अब इसके रीजंस देखो, बर्थ रेट हाई क्यों रहता है? लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना, एक रीज़न ये है, लैक ऑफ अवेयरनेस, पता ही नहीं है हाउ टू प्लान अ प्रेगनेंसी, तो ये बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है। और क्या क्या इसमें कॉजेज़ हो सकते हैं? एक एजुकेशन एक फैक्टर है, ठीक, फिर एक इकोनॉमिक कंडीशन एक फैक्टर है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बर्थ रेट बढ़ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि डेथ रेट भी बढ़ रहा है। अब डेथ रेट क्यों बढ़ रहा है? पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, लोगों को टाइम पर इलाज नहीं मिल रहा है, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो मर रहे हैं, डेथ हो रहा है लोगों का। उसके बाद और क्या है? पुअर लिविंग कंडीशंस, है ना, लिविंग कंडीशंस वो किस तरह से कि इनका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है तो अवेयरनेस नहीं है हेल्दी फूड का,
और इकोनॉमिकली अच्छे नहीं हैं, लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कुछ अच्छा क्वालिटी फूड ख़रीद कर खा नहीं सकते, तो पुअर लिविंग कंडीशन भी है कि अच्छा खाना पीना नहीं हो रहा है, और अगर बीमार पड़ रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, तो डेथ हो रहा है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट भी हाई होता है, डेथ रेट भी हाई होता है, तो जो पॉपुलेशन होता है ना वो लो रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, जितने होता है उतना ही रहता है, जो मैंने अभी आपको फैमिली के एग्जांपल से समझाया। तो आपको बस यही याद रखना है, स्टेज 1 हमारा अंडर डेवलप्ड पॉपुलेशन होता है, यहाँ पर बर्थ रेट भी बढ़ता है, डेथ रेट भी बढ़ता है, जिससे पॉपुलेशन सेम रहता है। जब पॉपुलेशन लो है तो कंट्री के डेवलपमेंट के और ग्रोथ के लिए काम कैसे होगा, है ना, लोग ही कम होते हैं काम करने वाले। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 फैमिली मेम्बर्स हैं इनके फैमिली में, और इसमें से सिर्फ 2 ही काम करने वाले हैं, 4 बैठ के खाएंगे। जैसे जो 2 चिल्ड्रन हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, और जो 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। वर्किंग में भी सिर्फ आपके फादर हैं, तो सिर्फ एक हुआ वर्किंग, तो वो कितना कर पाएंगे? अगर एक वर्किंग है तो उनकी सैलरी से आप लग्जरी लाइफ तो नहीं अच्छे से जी पाओगे ना। तो क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन कम है, इसलिए फैमिली का ग्रोथ नहीं हो रहा, आपका बहुत बड़ा घर नहीं है, आपके पास लग्जरी आइटम्स नहीं हैं, आप बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो इसी तरह कंट्री में भी होगा, जब पॉपुलेशन कम है तो कंट्री ग्रो कैसे करेगी, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? लोग कंट्रीब्यूट कम कर रहे हैं, इसलिए कंट्री जो है वो प्रोग्रेसिव वे में आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये अंडर डेवलप कंट्री हो गई। ठीक, तो अंडर डेवलप कंट्री का जैसे एग्जाम्पल हम दें तो ये पॉपुलेशन कम है तो लिमिटेड वे में इसका प्रोग्रेस और ग्रोथ हो रहा है। चलिए, होप समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत आसान है। 1-2 बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि अच्छे से फिर दिमाग में घुस जाए और आप अच्छे से फिर इसको याद रखो। सेकंड क्या है हमारा, डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक, ये हमारा स्टेज ऑफ ट्रांजिशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है ये, और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि हमारा ट्रांजिशनल स्टेज कौन सा है आउट ऑफ द 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। तो आपको याद रखना है सेकेंड स्टेज आपका ट्रांजिशनल स्टेज है ना, स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। जो हम थियरी पढ़ रहे हैं वो भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा स्टेज ऑफ ट्रांजिशन हमारा सेकंड स्टेज है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन में? डेवलपिंग स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका देखो क्या है, बर्थ रेट यहाँ पर भी ज़्यादा होता है। ठीक, अब फैक्टर्स जो हमने पहले डिस्कस करे वही सब होंगे कि अवेयरनेस नहीं है, या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छे नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें। तो बर्थ रेट इनका बढ़ रहा है ना, तो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। सेकंड क्या है, इलिटरेसी होती है ना, इलिटरेसी है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम उसको डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेट करेंगे। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा लोगों का जब वो एजुकेटेड नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे, तो वो किस तरह से डेवलपमेंट के जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? बहुत कम कर पाएंगे। ठीक, एक ये फैक्टर होता है। फिर बोल रहे हैं डेथ रेट जो है वो लो होता है। जैसे हम अंडर डेवलप्ड का पढ़ रहे थे तो वहाँ बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, इसलिए जो पॉपुलेशन था वो हमारा स्टेबल था, लो था। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, बर्थ रेट बहुत हाई होता है लेकिन डेथ रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, लो हो जाता है। अब उसके फैक्टर्स यही हो सकते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करा जाता है ना, और जो हम बोल रहे थे कि हमारा लिविंग कंडीशंस होते हैं उनको थोड़ा इम्प्रूव करा जाता है। अब जैसे हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इंडियन सोसाइटी हमारी डेवलपिंग स्टेज में है, सेकंड स्टेज में ट्रांजिशनल फेज को फेस कर रही है वो। तो क्या है यहाँ, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लिविंग कंडीशंस हैं, ये कहाँ से इम्प्रूव हो रहे हैं? लेबर क्लास को, लोअर क्लास को कहाँ से मिल रहा है? गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही हैं ये सारी चीज़ें, है ना, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना चीज़ें इन सब लोगों के लिए। कितने सारे पॉलिसीज़ बना रही है, कितने सारे प्रोग्राम्स बना रही है जहाँ से इनको इसका फ़ायदा मिलता है। तो डेथ रेट अब देखो लो हो गया, बर्थ रेट हाई हो गया, तो फिर पॉपुलेशन क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा ना,
फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, स्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी कि एक तरफ से बढ़ रहा था और दूसरी तरफ से कम हो रहा था, तो जितना था उतना ही था। लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, तो दोनों तरफ से बढ़ रहा है, बर्थ से भी बढ़ रहा है और फिर डेथ से भी। लोग कम, डेथ रेट हमारा कम है, डेथ से भी बढ़ रहा है, तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना। जब दोनों तरफ से चीज़ें बढ़ रही हैं तो फिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड पर आते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है ना वो ज़्यादा है इसमें, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन हमारा ज़्यादा है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था फैमिली का, तो ये हमारा फैमिली है, इसमें 10 मेंबर हैं, ठीक है, 2 ग्रैंड पेरेंट्स थे, काउंट कर लेते हैं हम लोग। जैसे अब मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, तो इनके चांसेस हैं कि ये भी वर्किंग हो सकते हैं, है ना। चाहे तो क्या हुआ, बाहर जाकर काम कर सकते हैं या अपना पर्सनल बिजनेस हो सकता है, चांसेस हैं। अगर ये हेल्दी हैं तो चांसेस हैं कि ये वर्किंग हो सकते हैं। इसी के साथ साथ 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो इसमें भी चाहे तो दोनों वर्किंग हो सकते हैं, चाहे एक वर्किंग हो सकता है। अगर हम लेबर क्लास में भी जाते हैं तो दोनों वर्किंग होते हैं ना, लेबर क्लास में दोनों निकलते हैं कमाने के लिए, एक सैलरी से कुछ नहीं होता है। फिर इनके चिल्ड्रन देखें तो 4 चिल्ड्रन है मान लो, तो ये भी इनका वर्किंग पॉपुलेशन में जाएगा, है ना। इतने इतने से बच्चे आपने देखा होगा चाइल्ड लेबर करते हुए, तो वो कहाँ से होते हैं, अपर क्लास के बच्चे तो नहीं होते ना, वो लोअर क्लास के बच्चे होते हैं। तो सब 8-10 साल के होते हुए बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए। तो इस तरह से ये क्या बताया जा रहा है कि जो डेवलपिंग स्टेज है इसमें पॉपुलेशन बहुत होती है, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो भी बहुत होती है ना, उसका जो रेशियो, जो परसेंटेज होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये लोग फिर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं सोसाइटी के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से इसको हम ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं कि थोड़ा बहुत ही सही ग्रो तो कर रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेज की तरह नहीं है ना कि स्टेबिलिटी है, कुछ ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो सेकेंड स्टेज में यही सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन को और दिखाते हैं और बताते हैं कि चाहे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वैसे बहुत आसान है, बस 1-2 बार सुनना है अच्छे से और एक बार खुद से जाके अपने एनसीईआरटी को रीड करना है, बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, हम थर्ड स्टेज की बात कर रहे थे। थर्ड स्टेज हमने बोला था कि हमारा डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलप्ड पॉपुलेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा बर्थ रेट है वो लो है। किस तरह से, पीपल जो हैं वो अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स करते हैं या बर्थ कंट्रोल उनमें पॉपुलराइज्ड होता है, उनको अवेयरनेस होती है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग को लेकर चलते हैं, तो उनका जो बर्थ है वो लो है। इसी तरह से डेथ रेट इज़ ऑल्सो लो। अब इनका जो डेथ रेट है वो भी लो है, जो बर्थ रेट है वो लो है, फिर डेथ रेट भी लो है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी लो बोल सकते हैं या स्टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम फर्स्ट स्टेज में भी पॉपुलेशन लो था तो वो अंडर डेवलप्ड हो गया, थर्ड स्टेज में भी पॉपुलेशन लो है तो ये स्टेबल मान रहे हैं और इसको डेवलप्ड मान रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं ना वो एजुकेटेड हैं, है ना, उनके अंदर अवेयरनेस है, नॉलेजेबल हैं, तो स्किल्ड हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि डेथ रेट भी लो है, तो
क्यों है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लिविंग कंडीशंस उनके बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब वो हेल्दी हैं, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो ज़्यादा है, इनके जो पॉपुलेशन होगी वो वर्किंग होगी, उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जो आपका कंट्री है उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत ज़्यादा है, जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। हम देख सकते हैं ना कि एजुकेटेड और जो लेबर क्लास है उसमें बहुत फ़र्क होता है ना आपके कंट्री के कंट्रीब्यूशन में, ग्रोथ के कंट्रीब्यूशन में। तो वही चीज़ है, डेवलप कंट्री में बर्थ रेट भी कंट्रोल है, डेथ रेट भी कंट्रोल है, तो जो लोग हैं वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपने कंट्री, अपने पॉपुलेशन के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में। ठीक है, तो यही 3 हमारे स्टेजेस थे जो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है और होप आपकी समझ में भी आया होगा। बस 3 स्टेज याद रखना है कि कौन सा स्टेज कौन से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट स्टेज हमारा अंडर डेवलप को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड स्टेज हमारा ट्रांजिशन स्टेज है जो डेवलपिंग को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड स्टेज हमारा डेवलप्ड कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स डाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे इस चैप्टर में भी डिस्कस हो रहे हैं और आगे भी आप जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ोगे तो उसमें भी आएंगे। तो क्लियरिटी अभी से बनाकर चलोगे, अपना बेस अभी से स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में तो हेल्प होगा ही, लेकिन आगे जब आप कोर्सेज पढ़ोगे इनके सोशल डेमोग्राफी के तो आपको बहुत अच्छे से फिर चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो जो आगे की थियरीज होंगे वो इसी से रिलेट करके आगे के जो स्टेप्स हैं वो पढ़ने होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है, बर्थ रेट। अभी इतनी देर से हम बात कर रहे थे ना बर्थ रेट, डेथ रेट, तो वही चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी होना चाहिए। तो बर्थ रेट क्या है, इंडिविजुअल बॉर्न, ठीक है, बॉर्न इन पॉपुलेशन। इसी तरह से इंडिविजुअल डाई इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो बर्थ रेट क्या है, अगर हमारा पॉपुलेशन पर 1000 हम लेके चलते हैं तो जो मैंने बोला इंडिविजुअल बॉर्न, तो मान लीजिए कि ये हमारे 40 है इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल है हमारा, तो पर 1000 हमारे 40 इंडिविजुअल बॉर्न हुए हैं, तो ये हमारा बर्थ रेट है 40 पर 1000, यानी 40 हमारा बर्थ रेट। इसी तरह से मान लीजिए कि 35 पर 1000 ये इंडिविजुअल है। ठीक है, तो ये जो 35 है ना ये डाई है, मर गए, डेथ हुआ, तो जो 35 है ये हमारा डेथ रेट है। ठीक है, जब भी हम पॉपुलेशन को इस तरह से देखते हैं तो ये जो वैल्यू है ना हमारा 1000 पर रख कर चलते हैं, है ना। सेक्स रेशियो निकालते हैं तो वो भी 1000 पर होता है, बर्थ रेट निकाल रहे हैं तो भी 1000, डेथ रेट तो भी 1000, आगे और कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, सारे पर 1000 पे निकलेंगे। तो ये आप याद रखना, आसानी रहेगी याद करने के लिए कि फिर ये वाला जो नंबर है अगर बॉर्न कहा जा रहा है तो बर्थ रेट है, डाई कहा जा रहा है तो डेथ रेट है, इतना ही। ठीक है, चलिए बर्थ रेट और डेथ रेट हमने समझा। आगे हम देखते हैं रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। देखो इससे एक सवाल पूछा भी गया था अभी CBT 2022 में कि नेचुरल इंक्रीज को क्या रिप्रेजेंट करता है। तो नेचुरल इंक्रीज का मतलब है कि जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है ना, ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है, तो ये या तो इंक्रीज हो रही है या ये डिक्रीज हो रही है ना। तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या इसमें कोई भी चेंजेस आता है वो किससे आता है, तो वही आपको बताना है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस, वो आपका टोटल पॉपुलेशन हुआ और यही आपका नेचुरल इंक्रीज हुआ।
ठीक है, ये याद रखना है। आपके बर्थ रेट का और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका नेचुरल इंक्रीज आपकी पॉपुलेशन होती है, इतना याद रखना है। आगे देखो अब रिप्लेसमेंट लेवल, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये डेमोग्राफी, इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और आगे भी बहुत चांसेस हैं बहुत सारे सवाल जो नहीं पूछे गए हैं वो पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ भी हमें स्किप नहीं करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना और समझना है। जो मैं बात कर रही हूँ रिप्लेसमेंट लेवल, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। रिप्लेसमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं ना डेमोग्राफी में, तो पॉपुलेशन को ही बात करेंगे कि रिप्लेसमेंट किसका होगा, पॉपुलेशन का होगा। तो अब रिप्लेसमेंट किससे, तो पॉपुलेशन का। तो देखो रिप्लेसमेंट लेवल को कहते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है ना वो रिप्लेस कर रही है हमारी ओल्डर जनरेशन को। किस तरह से, वही मैंने अभी आपको एक फैमिली का एग्जांपल समझाया था। एक फैमिली है, वहाँ पर एक ग्रैंडफादर हैं, फिर एक ग्रैंड चाइल्ड है। अब ये ग्रैंडफादर डाई, ठीक, और ये बर्थ हो गया, बॉर्न। तो क्या हुआ, इनकी फैमिली का जो भी फैमिली नंबर था, मान लीजिए 5 था, तो जब ये डाई हुआ तो 4 हो गया, लेकिन जब ये बॉर्न हुआ तो फिर से 5 हो गया। तो क्या हुआ, रिप्लेसमेंट। जो ओल्डर जनरेशन है उसको रिप्लेस कर दिया ना यंगर जनरेशन ने, उनकी जगह ले ली। जो काउंटिंग फैमिली मेम्बर्स 5 काउंट हो रहे थे काफ़ी टाइम से, वो फिर से 5 ही काउंट होंगे, लेकिन जो पर्सन, जो इंडिविजुअल है वो बदल गया। एक की डेथ हो गई और दूसरे की बर्थ हो गई। तो रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि आप रिप्लेस कर रहे हो जनरेशन, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को रिप्लेस कर रही है। इसी तरह से सेकंड देखो, ज़ीरो लेवल। जब हम ज़ीरो लेवल की बात करेंगे तो यहाँ भी हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। ज़ीरो लेवल भी हमारा रिप्लेसमेंट शो कर रहा है। अभी मैंने रिप्लेसमेंट बताया तो सिर्फ हम जनरेशन पे जा रहे थे कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो क्या करती है, रिप्लेस कर रही है हमारे ओल्डर जनरेशन को। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि ज़ीरो लेवल। तो ज़ीरो लेवल जो मैंने अभी आपको बताया कि ये अगर 6 फैमिली मेम्बर्स हैं तो इसमें एक का डेथ हुआ है और उसी टाइम पीरियड में आगे पीछे एक बर्थ हुआ है, तो क्या होगा, इसमें काउंटिंग सेम रहेगा 6, है ना। काफ़ी टाइम से ये काउंटिंग चल रही थी फैमिली मेम्बर्स की कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, 6 लोग हैं हमारे घर में। फिर एक डेथ हो गया, ठीक है, घर में एक डेथ हो गया, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन उसी टाइम पीरियड में आगे पीछे जब भी काउंटिंग चल रही थी उस टाइम पीरियड में घर में एक बर्थ हुआ, तो फिर से ये क्या हो गए, 5 से फिर 6 हो गए। तो काउंटिंग तो वही रही ना, पॉपुलेशन जो थी घर की वो रही। इसी तरह से कंट्री में भी जितना बर्थ रेट हुआ उतना ही डेथ हो गया, या जितना डेथ हुआ उतना ही बर्थ रेट हो गया। तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो क्या हो गया, ज़ीरो लेवल हो गया। रिप्लेसमेंट तो हुआ, इंडिविजुअल तो बदल गए, लेकिन जो वैल्यू है वो सेम है, तो वो हमारा ज़ीरो लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। होप समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। आप बस ध्यान से इसको एक बार बैठकर सुनो, सब अच्छे से समझ में आएगा। रिप्लेसमेंट मतलब जनरेशन दूसरे जनरेशन को रिप्लेस कर रही है। वहीं जब हम ज़ीरो लेवल की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन का जो नंबर है वो तो वही है, लेकिन डेथ हो रहा है उसके बाद बर्थ हो रहा है, तो इंडिविजुअल्स बदले जा रहे हैं लेकिन नंबर वही है। वही मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव लेवल की, ठीक है। तो अब हम इसको 6 मान रहे हैं, ये हमारा फैमिली मेम्बर है, टोटल फैमिली मेम्बर हैं हमारे ये, ठीक है, 6। अब जो मैं डेथ बोल रही हूँ वो ग्रैंड फादर की जगह ग्रैंड पेरेंट्स की हो गई एक साथ, या तो मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक, या फॉर एग्जांपल मान लो तबीयत ही ख़राब हुआ तो दोनों का एक साथ डेथ हो गया, तो यहाँ 2 लोग कम हुए। अब ये हमारा क्या हो गया, मान लो 4, ठीक, ये हमारा 4 हो गया, ये 6 से हम 4 हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक बर्थ हुआ घर में, तो ये 6 से फिर 5 हो गए, है ना, सिर्फ एक बढ़ा।
तो अब वैल्यू चेंज हुई ना, पहले तो सेम थी, 0 लेवल में 6 थे तो 6 ही हो गए थे। अब नेगेटिव लेवल में क्या हुआ, 6 था लेकिन 1 कम हो गया, तो उसको हम नेगेटिव लेवल कहेंगे कि बैलेंस नहीं हुआ, इम्बैलेंस ही है अभी भी। इंडिविजुअल तो बदल गए, 2 चले गए और 1 आ गया, लेकिन क्या हुआ, बैलेंस नहीं बना, 2 गए थे और वापस 1 आया है तो 5 हो गया, तो इसको हम नेगेटिव लेवल कहेंगे। याद रखना है आप लोगों को, ठीक। फिर हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि आपका बर्थ रेट भी बढ़ रहा है, आपका जो बर्थ रेट है वो बढ़ रहा है, फिर आपका डेथ रेट है वो कम हो रहा है। तो जो हमारा ये डेवलपिंग स्टेज था, यही फेज था ना कि बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है। इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, दोनों तरफ से, यहाँ से भी बढ़ रही है और पॉपुलेशन यहाँ से भी बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन जब इतनी बढ़ेगी तो एक्सप्लोजन, उस स्टेज को हम बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जहाँ पर हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको सारे याद रखने हैं। एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो इस लेक्चर को दोबारा देखना, रिपीट पे डालकर देखना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बार के सुनने में समझ नहीं आएगा। एक बार ध्यान से सुन लो, एक बार अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलो, साथ साथ लिखते हुए चलो, आराम से याद हो जाएगा। आगे देखो, फर्टिलिटी रेट, जिस तरह से मैंने बताया था, जब हम कोई भी रेट निकालेंगे, कोई भी हमसे बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट पूछा जाएगा, तो जो हम पॉपुलेशन रखेंगे ना वो हमारा 1000 होगा, ठीक है। तो अब हमसे यहाँ पूछ रहे हैं फर्टिलिटी रेट। तो देखो, फर्टिलिटी रेट का मतलब है कितने लाइव बर्थ्स हुए। सबसे पहले देखो विमेन, फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ये सब विमेन होगा इसमें। विमेन का फिर एक एज देते हैं, ये 15 to 49 ईयर्स का। अब ये वाला एज क्यों दिया जाता है, इसको मानते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। विमेन का रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब हुआ कि 15 से 49 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के, है ना। आप जो विमेन है वो, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिलीवरी के और चाइल्ड बर्थ के, तो ये बनाया गया है, इसको भी याद रखना है कि एज एज गैप दिया है वो 15 to 49 ईयर्स का रखा है। अब हम बात कर रहे थे फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट बोला जा रहा है कि जो विमेन है वो कितने लाइव बर्थ्स दे रहा है ना, चाइल्ड बर्थ कितने हो रहे हैं पर 1000। तो मान लो पर 1000 एक पर्टिकुलर टाइम रखा जाता है इन सब चीज़ों को निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले का डाटा ले लेंगे या 5 साल पहले का ले लेंगे, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये रेट्स को कैलकुलेट करा जाता है, निकाला जाता है। लेकिन हमें अभी यहाँ कुछ कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, हमें सिर्फ समझना है कि क्या होते हैं, किस टर्म्स में क्या वर्ड्स यूज़ करे जा रहे हैं, सिर्फ वो याद रखना है। तो पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक। तो फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब है कि लाइव बर्थ्स कितने हैं। बर्थ रेट तो हुआ, चाइल्ड बर्थ तो हुआ, लेकिन लाइव बर्थ्स कितने थे। तो लाइव बर्थ मान लो 40 हुए, है ना, तो हमारा फर्टिलिटी रेट कितना होगा, 40। इसी तरह से जब हमसे बोला जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट निकालो, तो टोटल फर्टिलिटी रेट में निकालना हुआ कि विमेन ने कितना चाइल्ड बर्थ करा है ना। अब चाइल्ड बर्थ मान लो 50 करा था, 50 पर 1000, तो हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमारा 50 होगा। फर्टिलिटी रेट में हमें लाइव बर्थ्स देखने होते हैं, लाइव बर्थ्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखना होगा विमेन गिव चाइल्ड बर्थ या गिव बर्थ। सिर्फ इस तरह याद रखना है। फर्टिलिटी रेट में लाइव बर्थ्स देखने हैं कि कितने हुए पर 1000, और टोटल फर्टिलिटी रेट में देखना है आपको विमेन गिव बर्थ कि कितने विमेन ने चाइल्ड बर्थ करा, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। इसी तरह देखो नेक्स्ट
इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अब हमसे पूछ रहे हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो देखो, इन्फेंट का मतलब होता है 0 से 12 मंथ का चाइल्ड, है ना, 1 साल तक का बच्चा। मैंने लिखा भी है बिलो द एज ऑफ 1, उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। मॉर्टेलिटी से भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मॉर्टेलिटी को हम डेथ भी बोलते हैं, लेकिन लिखा कैसे आता है, इन्फेंट डेथ रेट भी लिख सकते हैं, बट इन्फेंट मॉर्टेलिटी लिखा जाता है IMR। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बताओ कितना है। तो उसमें हमें क्या देखना होता है इन्फेंट्स हु हैव डाइड, है ना, आफ्टर बर्थ और बिफोर द एज ऑफ 1, यानी 0 to 12 मंथ्स के बीच में अगर कोई इन्फेंट का डेथ हो जाता है उसे हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, जैसे अभी हमने देखा था कि लाइव बर्थ्स हमारे 40 हैं, है ना, इसी तरह से बोला कि टोटल फर्टिलिटी रेट बताओ, तो वुमेन गिव बर्थ 50 है। इसी तरह से डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ जैसे हमने देखा था कि 40 थे, अब इन 40 में 1 साल का सर्वे हुआ तो उसमें देखा गया कि 7 बच्चों का डेथ हो गया, तो ये रहेगा हमारा, है ना, 7 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है हमारा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक बार और बोल देती हूँ, याद रहेगा आपको। फर्टिलिटी रेट में आपको लाइव बर्थ्स देखने होते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट में आपको विमेन हु गेव बर्थ टू अ चाइल्ड वो देखना होता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी में आपको जो इन्फेंट है, 1 साल तक का जो बच्चा है उसका डेथ हुआ है उसको देखना होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में। ठीक है, आगे बढ़िए। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, देखो अभी हमने निकाला था टोटल फर्टिलिटी रेट, तो उसमें भी हमने विमेन लिया था। अब मैटरनल मतलब मदर, ये याद रखना है, मदर या विमेन या मदर लिख लो, तो इनको देखना होता है। नंबर ऑफ विमेन हु डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, हमें वो रेट निकालना होता है। तो यहाँ पे विमेन 1000 पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है, जैसे मैंने पुरानी स्लाइड पे लिखा था कि 50 विमेन था हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट में। टोटल फर्टिलिटी रेट में हमारा 50 विमेन था जो चाइल्ड बर्थ जिसका हुआ था। अब यहाँ पूछ रहे हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, तो 50 में बर्थ दिया, लेकिन कितने थे जो अलाइव थे और कितने थे जिनका डेथ हो गया था, है ना। तो आपको जैसे 50 था तो 50 में मान लेते हैं कि 7 विमेन थे हु डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो जो ये 7 है ना, ये हमारा मॉर्टेलिटी रेट होगा। सिर्फ इतना है, कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो पॉपुलेशन ले रहे हैं वो पर 1000 ले रहे हैं, और जो रेट है वो हमारा जो नंबर है उसको। अब फर्टिलिटी रेट में लाइव बर्थ, टोटल फर्टिलिटी रेट में विमेन हु गेव बर्थ, मॉर्टेलिटी रेट में आपको विमेन हु डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में इन्फेंट और न्यू बॉर्न बेबी हु डाई विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। फिर है हमारा नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। इसका क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स दैट वन इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो एक्सपेक्टेड ईयर माना गया है, एक लाइफ स्पान होना चाहिए एक इंडिविजुअल का, वो 64 से 66 ईयर्स के बीच में माना गया है। ठीक है, तो हम इसमें ये सब स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की हम बात करते हैं, हमने काफ़ी सुना भी है। अगर हम वही 2011 सेंसस डेटा देखेंगे तो 943 पर 1000 रहेगा। अब ये जो 1000 है ये हमारा मेल पॉपुलेशन है और ये हमारा फीमेल है। ठीक है,
तो हमें ये दो टर्म्स देखने होते हैं। सेक्स रेशियो में हम क्या बात करते हैं कि फीमेल का पॉपुलेशन कितना है पर 1000 मेल, और अभी तक जो हम सेंसस पढ़ते आ रहे हैं 2001 सेंसस में देखा था, फिर 2011 सेंसस में देखा था, जो पॉपुलेशन फीमेल की है वो हमेशा कम रहती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है हमारा एज स्ट्रक्चर। डेमोग्राफी में और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारा, एज स्ट्रक्चर का, जिसमें हम बात करते हैं अपने एज, जो भी हमारे सेक्शंस होते हैं उसमें बनाते हैं। जैसे हमारा 0 to 14 ईयर्स का एक रहता है, जिसमें हम किसको काउंट करते हैं, यंग्स को, है ना, यंगस्टर्स आते हैं हमारे। फिर एक हमारा 15 से 64 तक, यहाँ पर हमारे एजेड पीपल को लिया जाता है या फिर अडल्ट को काउंट करा जाता है। तो इसी तरह से हम एज स्ट्रक्चर को भी डेमोग्राफी में जाकर पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो में क्या कहते हैं कि देखो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डिपेंडेंट का वर्ड यूज़ करा जा रहा है। इसका मतलब ऐसी कौन सी वो पॉपुलेशन या पोर्शन है जो डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, किस तरह से कि नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग, जो काम नहीं करते हैं, है ना, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है और वो डिपेंडेंट है वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में अभी समझाया था कि 10 फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, ठीक है, उसमें से 6 बच्चे थे, 2 हमारे पेरेंट्स थे और 2 हमारे ग्रैंडफादर्स, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स थे। तो जो 2 हमारे पेरेंट्स हैं उसमें से सिर्फ एक जो हमारे फादर थे वो वर्किंग है। तो 10 फैमिली मेंबर हैं और वर्किंग पॉपुलेशन में अगर हम काउंट करें तो सिर्फ 1 मेंबर हमारा वर्किंग है। तो डिपेंडेंट इनके ऊपर कितने हैं, 9 फैमिली मेंबर्स इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो वही पॉपुलेशन के साथ होता है, टोटल पॉपुलेशन होती है और उसमें फिर देखा जाता है फॉर्मल डेमोग्राफी के थ्रू कि हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है और वो डिपेंडेंट किस पर है, वर्किंग पॉपुलेशन पर है। ठीक है, इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमने जितना भी ये लेक्चर पढ़ा है, इन डिटेल पढ़ा है, उसी से रिलेटेड सवाल हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सवाल पूछे जाएंगे। तो वही थोड़ा सा हम प्रैक्टिस यहाँ भी कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ अ पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ। जैसे मैंने अभी आपको लेक्चर में पढ़ाया था, रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाया था। रिप्लेसमेंट क्या कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो तो उतना ही रहता है, लेकिन इंडिविजुअल्स चेंज होते रहते हैं। जो प्रेजेंट जनरेशन है वो ओल्डर जनरेशन को रिप्लेस करती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो, सेक्स रेशियो की बात करी थी हमने, नहीं। बर्थ डेथ रेट का बात करा था, नहीं। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करी थी हमने, हाँ। टोटल फर्टिलिटी रेट में ही तो हम देखते हैं ना कि किस तरह से डेथ रेट होता है, कोई भी पॉपुलेशन में डेथ रेट होता है, पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन फिर बर्थ रेट हो जाता है तो पॉपुलेशन फिर उतनी ही आ जाती है, तो स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो हमने यहाँ पढ़ा था, तो हमारा आंसर टोटल फर्टिलिटी रेट्स पर होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग डज लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होगा, जब बर्थ रेट भी बहुत हाई होगा और डेथ रेट लो होगा, है ना। उससे क्या होगा, बर्थ रेट हाई है तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और डेथ रेट लो है तो भी हमारा पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रहा है ना, कम तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई ऑप्शंस दिख रहा है, इट हैपन्स ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो आंसर हमारा बी रहेगा। ठीक है, आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, एजिंग पॉपुलेशन इम्प्लाइज। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाया था, जिसमें हमारे 6 फैमिली मेम्बर्स थे, जिसमें से 2 चिल्ड्रन थे, 2 हमारे पेरेंट्स थे और 2 हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, है ना। तो वो एजेड हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एजिंग पॉपुलेशन को कर रहे हैं। तो उनका क्या था, इनमें से लो डिपेंडेंसी था या हाई डिपेंडेंसी था, हाई डिपेंडेंसी रेशियो था, है ना। वो डिपेंडेंट हैं हमारे ऊपर और हमारे पेरेंट्स के ऊपर। इसी तरह से आगे देखिए, When the growth rate is 0, the population is said to have reached। मैंने अभी आपको बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था, जो हमारा रिप्लेसमेंट था वहाँ क्या हो रहा था, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो स्टेबल थी, 0 थी, ना वहाँ इंक्रीमेंट हो रहा था ना वहाँ कुछ डिक्रीज हो रहा था। तो कहाँ पढ़ा था हमने ये वाला कॉन्सेप्ट, रिप्लेसमेंट में पढ़ा था ना, कि सेम रिप्लेसमेंट हो रहा है और जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रिप्लेस कर रही है
ओल्डर जनरेशन को। इस तरह से नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि जो डेथ रेट है वो तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन बर्थ रेट कम हुआ, लोग ज़्यादा चले गए, पॉपुलेशन में से ज़्यादा निकल गए, लेकिन जब एड ऑन हुआ तो वो कम हुआ, तो नेगेटिव ग्रोथ में पढ़ा था। हाई बर्थ रेट हमें पता है ना, जब बर्थ रेट ज़्यादा होता है। इसी तरह से पॉजिटिव ग्रोथ का हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था आज, तो हमारा आंसर क्या है, रीप्लेसमेंट। तो यही मैंने आपके लिए 4 सवाल डाले थे, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और होप आपकी समझ में भी ये लेक्चर अच्छे से आया होगा। आगे के चैप्टर में हम इसका, आगे के लेक्चर्स में हम इसका थर्ड सेक्शन जो मैंने बनाया है उसको डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।